डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 11.1 और प्रश्नावली 11.2 का कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली 11.2। ठीक है, तो अगर आपने इन सारे वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर त्रिवेणी बीज गणित के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे इसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3 का पूरा कॉन्सेप्ट यार। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 11.3 है वो थोड़ा हार्ड है प्रश्नावली 11.1 और 11.2 से। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.3 के कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग फिर चलेंगे प्रश्नावली 11.3 की ओर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। और हाँ यार, जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया यार कि मैंने टेक्निकल आईसीएस के नाम से मैंने एक चैनल बनाया है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिंपली आप हमारे यूट्यूब पर जा सकते हो, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो टेक्निकल आईसीएस, तो हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दो। ठीक है, और यार अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हो तो उस वीडियो उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सिंपली आप जाकर के लिंक को क्लिक करो, क्लिक करोगे हमारा वो जो चैनल है वो आ जाएगा, उसके बाद उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो यार, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 11.1 और 11.2। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा किसी भी रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करते हैं, एक सदिश स्वरूप और दूसरा क्या था, दूसरा था कार्तीय स्वरूप। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रश्नावली 11.3 में हमको क्या पढ़ना है? समतल का समीकरण। और भी समतल के समीकरण के दो रूप होते हैं, एक सदिश समीकरण और एक होता है कार्तीय समीकरण। समझ पा रहे हो? इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेखा का समीकरण, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? समतल का समीकरण। समतल क्या होता है? चलिए हमको पढ़ना है समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण पढ़ने से पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि समतल क्या होता है, व्हाट इज प्लेन। तो अगर हमको समतल मालूम है तो समतल के समीकरण को भी हम फाइंड कर सकते हैं। और हमको समतल के जो समतल का जो समीकरण है उसके 4 केस का समीकरण पता करना है। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने 11th में पढ़ा यार, रेखा में पढ़ा, रेखा के अलग अलग टाइप होते थे और हमको क्या करना था? अलग अलग टाइप का समीकरण फाइंड करना रहता था। वैसे सिंपली हमको क्या करना है? प्लेन रहेगा मतलब एक समतल रहेगा और समतल के भिन्न भिन्न टाइप्स के समतल रहेंगे तो उनका हमको समीकरण फाइंड करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं समतल क्या होता है, व्हाट इज प्लेन। देखो यार, ये आपको एक कागज का पेज दिख रहा होगा और ये एक समतल है। समतल माने क्या? फ्लैट। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हम बात करें अपने इस व्हाइट बोर्ड की तो हमारा व्हाइट बोर्ड भी क्या है? एक प्लेन है, एक समतल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? समतल का समीकरण फाइंड करना है। लेकिन जो समतल का पहला रूप है जिसका हमको समीकरण फाइंड करना है उसको बोलते हैं लंब रूप समतल का समीकरण। फिर से एक बार, लंब रूप समतल का समीकरण। समझ पा रहे हो? जो हमारा पहला समीकरण है जिसके समीकरण को हमको फाइंड करना है, पहले हम लोग फाइंड करेंगे सदिश समीकरण और फिर हम लोग फाइंड करेंगे कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो यहां पर हम ये जानेंगे कि जो लंब रूप समतल होता है वो क्या होता है और उसके समीकरण को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यार, लंब रूप समतल का मतलब होता है एक ऐसा समतल जिस पर मूल बिंदु से क्या हो एक लंब डाला हो, उसको बोलते हैं लंब रूप समतल का समीकरण। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे सपोज करो कि मान लो ये एक निर्देशांक है, मतलब छठांश है। ठीक है, और यहां पर एक समतल है, यहां पर एक क्या है? समतल है। और इसी समतल पर अगर हम मूल बिंदु से एक लंब डाल दें तो इसी को बोलते हैं क्या? लंब रूप समतल का समीकरण। जैसे सपोज करो कि ये है और मान लो जो समतल रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो अगर समतल यहां पर रखा हुआ है तो यहां से एक लंब डाल सकते हो, इस पर एक लंब डालोगे तो इसी समतल का समीकरण हमको फाइंड करना होगा। अब चूंकि ये जो समीकरण है वो तो ऐसे बन नहीं सकता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या करना है? मूल बिंदु से इस पर एक लंब डालना है, तो मान लो एक लंब डाल दिया गया इस पर। ठीक है, इस बिंदु को कुछ भी मान सकते हो, मैं मान लेता हूं इस बिंदु को ये, या इस बिंदु को यन मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इस बिंदु को मान लिया गया यन और इसी को बोलते हैं लंब रूप समतल। समझ पा रहे हो कि नहीं? सिंपली एक समतल है, उस समतल पर मूल बिंदु से एक लंब डाला गया है।
मतलब ये जो डाला गया है वो क्या है, वो एक लंब डाला गया है। और इसी समतल का समीकरण हमको फाइंड करना है। पहला सदिश समीकरण फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है कार्तीय समीकरण। लेकिन जब तक सदिश समीकरण नहीं निकलेगा तब तक कार्तीय समीकरण नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन इज दैट कि जो सदिश समीकरण ये कैसे फाइंड होगा। तो देखो यार ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो ये क्या है, ये बिंदु वो है, मतलब मूल बिंदु है, और ये बिंदु n है, मूल बिंदु से उस पर लंब डाला गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार ये जो ON है वो एक वेक्टर है जिसको बोलते हैं स्थित वेक्टर। जैसे इस समतल पर एक बिंदु क्या है, n है, और जो बिंदु n है उसकी स्थित सदिश क्या होगी, तो उसकी जो स्थित सदिश होगी वो हो जाएगी ON वेक्टर। होगी कि नहीं, तो बिल्कुल होगी। और मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। डिस्टेंस कितना है, d है। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर बराबर क्या होता है, परिमाण और दिशा। ठीक है, तो परिमाण क्या है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वही परिमाण है, मतलब दूरी क्या है, d। अब दिशा चाहिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, अगर मैं कहूं सिंपली a वेक्टर बराबर तो क्या होता है, a इंटू ए कैप। b वेक्टर बराबर क्या होता है, b इंटू बी कैप। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूं ON वेक्टर बराबर तो पहले क्या, पहले उसका परिमाण और फिर उसी का एकांक वेक्टर। जैसे ये वेक्टर ये बराबर क्या है, इसी वेक्टर का परिमाण और इसी वेक्टर का एकांक वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर ON माने क्या, पहले इसी का परिमाण, तो परिमाण क्या होगा, ON होगा। ध्यान दो, इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण होगा ON। ठीक है, और एकांक वेक्टर क्या होगा, तो ON कैप क्या होगा, एकांक वेक्टर होगा। चलो ON माने क्या, यहां से लेके ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है d। और n कैप, ON कैप, तो मान लो ये जो इसका n कैप है वो, मतलब इसका जो ON कैप है, मान लो इसका जो एकांक वेक्टर है वो क्या है, n कैप है। या सिंपली इसको मान सकते हो n कैप। समझ पा रहे हो कि नहीं, n कैप, सॉरी n वेक्टर, ये जो पूरा है, सॉरी ध्यान दो, जो ON वेक्टर है यानी कि स्थित सदिश ON वेक्टर बराबर क्या, इसको सीधा मान लो n वेक्टर। ठीक है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n कैप। जहां n क्या है, तो यहां से लेके ये दूरी है जो क्या है, d है। n कैप क्या है, इसी वेक्टर का एकांक सदिश है, यानी जो ON वेक्टर है जिसको माने हो सिंपली n वेक्टर, ON वेक्टर को माने हो n वेक्टर, और n वेक्टर का एकांक वेक्टर है क्या, n कैप। तो यहां से निकाल सकते हो n वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू n कैप। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये मिल गया हमको ON वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ गया, रेखा का समीकरण। तो किसी भी यार रेखा का समीकरण फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि रेखा पर एक बिंदु खुद से मान लेते थे। समझ पा रहे हो कि नहीं, किसी भी रेखा का समीकरण फाइंड करने के लिए उस पर एक बिंदु हम लोग खुद से मान ले रहे थे, उस बिंदु को हम लोग P मान रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी समीकरण ले लो, किसी का भी समीकरण ले लो, उसमें x और y होता है, और x और y क्या होता है, जो हम लोग खुद से माने रहते हैं, इसको बोलते हैं स्वैक्ष बिंदु। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो दुनिया में अगर किसी का भी समीकरण फाइंड करना है तो उस पर एक बिंदु खुद से मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समतल का समीकरण को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, समतल पर एक बिंदु खुद से मान लेंगे। तो मान लेते हैं एक बिंदु, क्या एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं P। एक बिंदु हमने खुद से मान लिया P। ठीक है, अब अगर एक बिंदु P मान लिया तो इस P की भी कुछ ना कुछ स्थित सदिश होगी कि नहीं, तो बिल्कुल होगी। स्थित सदिश क्या हो जाएगी, OP। स्थित सदिश क्या हो जाएगी, हो जाएगी OP, यानी OP वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका स्थित सदिश। और इसको मान सकते हो R वेक्टर। समझ पा रहे हो, जो इसके पहले पीछे हम लोगों ने पढ़ गया रेखा का समीकरण। तो रेखा पे हम लोग क्या करते थे, एक बिंदु खुद से मानते थे, जो बिंदु मानते थे उसकी स्थित सदिश क्या होती थी, OP वेक्टर, मतलब वो R वेक्टर के बराबर होती थी। तो यहां पर OP वेक्टर इक्वल टू क्या है, R वेक्टर। इतनी बात समझ पा रहे होगे, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, अगर हम n से p को मिलाएं तो n से p को मिलाने पर एक वेक्टर बन रहा होगा, इसको बोलेंगे np वेक्टर। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो यहां पर OP वेक्टर बना, यहां पर ON वेक्टर बना, ON वेक्टर बना, और यहां पर OP वेक्टर बना। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखो यार, ये जो PN वेक्टर है
वो तो समतल में ही है। जैसे ये जो बिंदु O है, N है, वो कहां पर है? समतल में है वो बिंदु। ये जो बिंदु P है वो भी क्या है? उसी समतल में है। तो अगर इसको मिलाओगे तो मिलाने से जो वेक्टर बनेगा, जो रेखा बनेगा, जो भी बनेगा, वो उसी समतल में ही तो होगा। सपोज करो तो जैसे मान लो ये एक समतल है, ठीक है, एक बिंदु यहां पर ले रहे हो, एक बिंदु यहां पर ले रहे हो, दोनों को मिलाओगे तो जो ये वेक्टर या रेखा बन रहा है वो इसी समतल में तो बन रहा है। समझ पा रहे हो? नहीं तो बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो देखो यार, एक बाहर से एक क्या है, एक वेक्टर इस पर लंब है, तो अगर ये वाली जो है इस पर अगर लंब है, समझ पा रहे हो, तो यहां पर जो ये वेक्टर है उस वेक्टर पर लंब नहीं होगा? तो बिल्कुल लंब होगा। वैसे एग्जैक्टली यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ये ON वेक्टर है वो PN वेक्टर पर लंब है, सॉरी, या NP वेक्टर पर क्या है? लंब है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहां पर आप कहोगे यार कि सर वेक्टरों के बीच का जो कोण रहता है वो तो टेल टू टेल लेते हैं, लेकिन आपने जो कोण यहां पर ले रहे हो, एक ON ले रहे हो, एक NP ले रहे हो, तो ON ध्यान दो, ON माने क्या? OCN की ओर, मतलब इधर। NP माने क्या? NP माने क्या? N से P की ओर, मतलब इधर। तो ये हेड टू टेल है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, टेल टू टेल होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम एक हल्का चीज आपको दिखाया, हल्का सा चीज देखो, ये जो है ये ऐसे बना हुआ है ना, ये O है, ये N है, तो ये है ON वेक्टर, ठीक है, और ये NP वेक्टर है, ये NP वेक्टर है, ठीक है। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर जो ON और NP के बीच जो कोण है वो हेड टू टेल है, लेकिन एक्चुअली में अगर यहां पर हमें थोड़ा सा काम करें, इस वेक्टर को मारे एक हाथ मार के इसको यहां से हटा करके यहां लेके जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये वही वेक्टर है, ON वेक्टर ही है। ये क्या है? ON वेक्टर है, और ये क्या है? OP वेक्टर है। कोण क्या है? 90। मतलब ये जो कोण था ये 90 था, एक्चुअली में कोण ये नहीं था, कोण ये है, तो 90 ये है, तो ये पूरा 180 है। 180 में से ये 90 घटा तो कितना आ गया? 90 आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ON वेक्टर और NP वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है? 90 है। और अगर कोई दो वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट मल्टीपल क्या होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ON वेक्टर कह सकते हैं, चूंकि ON वेक्टर और डॉट NP वेक्टर बराबर क्या? 0, ठीक है। इसके बाद देखो ON वेक्टर की वैल्यू क्या है? DN कैप, और डॉट NP वेक्टर की वैल्यू क्या है? तो NP एक रेखाखंड वेक्टर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी OP वेक्टर और माइनस ON वेक्टर बराबर ये हो गया 0, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि डॉट मल्टीपल में क्या होता है। चाहो तो आप ऐसे लिखो A वेक्टर ये डॉट वेक्टर B बराबर B वेक्टर डॉट वेक्टर ये, दोनों का मतलब सेम सेम होता है, चाहे उसको आप ऐसे लिखो चाहे उसको आप ऐसे लिखो, ठीक है। चलो तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो इसको जब लिखोगे तो पहले इसको लिखते हैं। OP की वैल्यू क्या है? OP की वैल्यू है वेक्टर R, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेक्टर R माइनस ON की वैल्यू क्या है? DN कैप, ये हो गया, और डॉट इसको बाद में लिखते हैं DN कैप बराबर 0। देखो यार इसी में पहले आपको बता दूं, यहां ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n क्या है? एक नंबर है, तो n को हम क्या कर सकते हैं? यहां से हटा सकते हैं। हटाने का मतलब इसको ऐसे बाहर यहां पे लगा सकते हैं d, और ये फिर नीचे चला जाएगा, तो 0 में d का भाग होगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद n से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब n से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा R वेक्टर, और ये अंदर आएगा डॉट n कैप, और ये माइनस ये क्या है? d, और ये है n कैप डॉट n कैप बराबर 0। इसके बाद ये हो जाएगा वेक्टर R डॉट n कैप और माइनस ये देखो d है ना, n में n, किसी का
उसी में अगर चाहे एकांक वेक्टर, देखो सिंपल सी बात है यार, उसी का उसी मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी और एक आएगी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो गायब हो जाएगा और बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, इसको डी को भेज देते उधर, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर और डॉट एन वेक्टर बराबर क्या डी। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो जहां पर ये समझो, पहले यही है एक समतल का समीकरण, लंब रूप समतल का सदिश समीकरण। ये जो आपको दिख रहा है ये इसी लंब रूप समतल का क्या है, सदिश समीकरण है। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखते हैं, यहां पर ये जो आर कैप वो क्या है, तो यार आर कैप जो हमने एक स्वच्छ बिंदु माना था, मतलब एक बिंदु जो हमने खुद से मान लिया था, उसी बिंदु की स्थिति सदिश है आर वेक्टर। ठीक है, अब ये एन कैप क्या है, देखो एन कैप क्या है, तो मूल बिंदु से उस समतल पर लंब डाला गया था। जैसे ये एक समतल है, इस समतल पर मूल बिंदु से लंब डाला गया, जो लंब डाला गया ओ एन वेक्टर यानी जिस बिंदु पर लंब डाला गया उस बिंदु की स्थिति सदिश क्या है, ओ एन वेक्टर है, जिसको एन वेक्टर बोलते हैं। तो जिस बिंदु पर लंब डाले थे उसकी जो स्थिति सदिश थी उसी का एकांक वेक्टर है एन कैप, यानी ये एन वेक्टर है और ये क्या है, एन कैप है। और डी क्या है, तो सिंपल सी बात है यार, डी है मूल बिंदु से उस समतल पर डाला बीच की दूरी। जैसे ये समतल है, मूल बिंदु से उस पर लंब डाला गया था, तो मूल बिंदु से समतल पर जो लंब डाला गया उसको वही दूरी है, यानी कह सकते हो मूल बिंदु से समतल की दूरी है, यानी ये कह सकते हो कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की दूरी है डी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। लेकिन यार यहां पर क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो क्वेश्चन में जो समतल का समीकरण है वो इस रूप में ना दे करके इस रूप में दिया रहेगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। जहां पे आर वेक्टर क्या है, तो सिंपली इस पे जो हमने एक स्वच्छ बिंदु खुद से मान लिया था P, उसी का ये स्थिति सदिश है आर वेक्टर। एन वेक्टर क्या है, तो जिस बिंदु पर लंब डाले थे उस बिंदु का क्या है, स्थिति सदिश है। और डी क्या है, तो मूल बिंदु से वही दूरी है। समझ पा रहे होगी? तो बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये रेखा का समीकरण है, सॉरी ये समतल का समीकरण, ये भी समतल का समीकरण है। समझ पा रहे होगी नहीं? लेकिन सवालों में समतल का समीकरण अगर सदिश समीकरण दिया है तो वो इस रूप में रहेगा, और अगर इस रूप में दिया रहेगा और कहेगा कि समतल का समीकरण निकालो, लंब रूप समतल का समीकरण निकालो, तो फिर इसे क्या करना है, इसको इस रूप में ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करने का सिंपल सा फंडा है, यहां पे जो एन वेक्टर है उसी को एन कैप कर देना है, अपने आप क्या होगा, ये इसमें बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं? तो बिल्कुल यार आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब रूप समतल का क्या, लंब रूप समतल का सदिश समीकरण। और अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि लंब रूप समतल का कार्तीय समीकरण। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि कार्तीय वेक्टर समीकरण, सदिश समीकरण में क्या होता है कि वेक्टर आता है, लेकिन जो कार्तीय समीकरण होता है उसमें निर्देशांक आता है, एक्स वाई जेड, ये सब सारे निर्देशांक आते हैं। ठीक है, तो देखो यही है लंब रूप समतल। हम लोगों ने निकाल लिया कार्तीय समीकरण, अब हमको फाइंड करना है क्या, सॉरी हम लोगों ने निकाल लिया सदिश समीकरण, अब हम लोगों को निकालना है कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए ये जो हमारे पास पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट का हमको मालूम होना चाहिए निर्देशांक। तो ये वाला पॉइंट जो हमने डाला था जिस पॉइंट पे लंब, उसका निर्देशांक मान लो a, b, c। लेकिन जो एक पॉइंट हमने मान लिया था उसको मान लो x, y और z। और हमेशा जिस पॉइंट को हम खुद से मानेंगे स्वच्छ पॉइंट जो रहेगा यानी P, उसको उसका निर्देशांक हमेशा क्या होगा, x, y, z ही होगा। ठीक है, देखो यार बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहां से क्या कर सकते हो, ये ON जो वेक्टर है, ON वेक्टर जिसको बोलते हैं n वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से अगर निर्देशांक दिया हुआ तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं AI कैप, BJ कैप और CK कैप। ठीक है, और ये जो OP है जिसको बोलते हैं R वेक्टर, इसकी भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगी, XI कैप,
वाई जे कैप और जेड के कैप। सिंपली कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, समझो बात को। रेखा का समतल का जो रियल समीकरण होता है वो ये होता है, लेकिन सवालों में क्या होगा, समीकरण ये दिया रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग रियल समीकरण को फाइंड कर लेते हैं और फिर बताएंगे कि सवालों में कैसे दिया रहेगा, कार्तीय रूप में अगर दिया है तो पहले इस रूप में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखो आर वेक्टर की हमको वैल्यू मालूम है, लेकिन एन कैप की वैल्यू नहीं मालूम है, तो एन वेक्टर से हम लोग एन कैप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो एन कैप की वैल्यू निकालने के लिए सूत्र होगा एन कैप बराबर एन वेक्टर बटा एन। एन कैप बराबर एन वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये पूरा है, यानी ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप और बटा एन। एन माने क्या, इसका परिमाण, और परिमाण कैसे निकालते हैं, रूट में तीनों का स्क्वायर का योगफल, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि थोड़ा इसको एक ऊपर लिख देते हैं। चलो देखते हैं, ये हो गया एन कैप। अब ये क्या होगा, ये वाला चीज एक बार इसके नीचे जाएगा, ये वाला चीज एक बार इसके नीचे और ये वाला चीज एक बार इसके नीचे जाएगा। तो जब इसके नीचे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आई कैप। यहां बीच में प्लस है तो यहां पर प्लस कर दो, इसके नीचे ये पूरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप और प्लस इसके नीचे जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कैप। ठीक है, देखो अभी तक क्या था, अभी तक ये बी और सी क्या था, इस वेक्टर एन वेक्टर का क्या था, दिक् अनुपात था, लेकिन यहां पर ये जो है इसको बोलते हैं दिक् कोसाइन, इसको दिक् कोज्या बोलते हैं, जिसको लिखते हैं यल यम एन से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यल आई कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यम, और ये क्या है, जे कैप, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, एन की कैप। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो एन कैप की वैल्यू निकल गई। अब सिंपली यार रेखा का सदिश समीकरण क्या था, रेखा बोल रहे हैं, समतल का सदिश समीकरण क्या था, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो ये पूरा आर वेक्टर की वैल्यू है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यहां पर डॉट है, डॉट कर दो। एन कैप की वैल्यू क्या है, तो एन कैप की वैल्यू यही निकाले हो अभी, तो ये हो गया यल आई कैप, यम जे कैप और एन के कैप, और ये बराबर क्या है, तो बराबर है डी। चलो इसके बाद देखो ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा यल एक्स, बीच में प्लस, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यम वाई, बीच में प्लस, एन का जेड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी, और ये आ गया यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। समझ पा रहे हो, ये हो गया रेखा का समतल का कार्तीय समीकरण। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो समतल का लंब रूप समतल का सदिश समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर, यहां पे ये देखो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इस रूप में दिया है तब उसका कार्तीय समीकरण ये हो जाएगा, लेकिन सवालों में क्या होता है, सवालों में इस तरह से कभी भी लंब रूप समतल का समीकरण नहीं देता है। अगर लंब रूप समतल का समीकरण अगर सवालों में दिया है, अगर सदिश समीकरण दिया है तो वो इस रूप में होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। इस रूप में दिया रहेगा, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, अगर इस रूप में दिया हुआ है तो इसका कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है
आर वेक्टर की वैल्यू यही होगी, पर एन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये वाला होगा। तो इसके स्थान पे ये ना होकर के ये वाला रहेगा। जब यहां पे ये रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर a का x में गुणा क्या हो जाएगा, ax, यहां b रहेगा, b का y में गुणा क्या हो जाएगा, by, और यहां पर c का z में गुणा क्या हो जाएगा, c z इज इक्वल टू क्या, d। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये देखो लंब रूप समतल का सही समीकरण ये भी होता है और ये भी होता है, पर ये सवालों में दिया रहेगा, ये इस रूप में कभी भी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। और लंब रूप समतल का कौन समीकरण, कार्तीय समीकरण, ये भी होता है और ये भी होता है, पर सवालों में इस रूप में दिया रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आई होप कि ये जो पॉइंट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया लंब रूप समतल का समीकरण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई दिया गया एक वेक्टर है और दिए गए वेक्टर के लंबवत, एक वेक्टर दिया रहेगा, दिए गए वेक्टर पर कोई एक बिंदु दिया रहेगा, उस बिंदु, समझो पहले एक वेक्टर दिया रहेगा, उस वेक्टर के लंबवत एक समतल का समीकरण निकालना है, लेकिन जो समतल है उसी दिए गए वेक्टर से ही होके ही जाना चाहिए। सपोज करो, जैसे मान लो कि ये एक समतल है, ठीक, पहले ये एक दिया गया वेक्टर है, समझ पा रहे हो कि नहीं, दिया गया एक सदिश है, ये एक सदिश दिया हुआ है और ये एक समतल है, ठीक है। तो पहली कंडीशन कि जो वेक्टर दिया है इस वेक्टर के लंबवत होना चाहिए ये समतल, देखो लंबवत है, और ध्यान रखना लंबवत होने के साथ साथ इसी वेक्टर पर किसी पॉइंट से ये समतल जाना चाहिए। जैसे मान लो ये एक समतल है और ये एक वेक्टर है, तो यहां पर क्या है कि ये समतल वेक्टर लंबवत तो है, देख लो लंबवत है कि नहीं, तो बिल्कुल लंबवत है, लेकिन ये समतल इस वेक्टर के किसी पॉइंट से जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये समतल यहां पे, वेक्टर यहां पर है, कहीं नहीं जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ये जो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर ऐसे इसको चीरता हुआ निकले, चीरता हुआ निकलने का मतलब कि ऐसे इसमें छिद्र करके ऐसे निकले, तो अब क्या देख रहे हो, यहां पर वेक्टर दिया हुआ है कि नहीं, देखो ये वेक्टर दिया हुआ है और साथ साथ वेक्टर के लंबवत भी ये समतल है, ये जो वेक्टर दिया हुआ है पेन, इसके लंबवत है कि नहीं ये समतल, तो लंबवत भी है, और इसके साथ साथ ये जो समतल है उसी जो वेक्टर है उसी वेक्टर के किसी पॉइंट से होते हुए जा रहा है। समझ पा रहे हो? हाँ, तो यहां पे क्या है, ध्यान दो, एक समतल का हमको समीकरण फाइंड करना है जो किसी दिए गए वेक्टर के लंबवत हो और वेक्टर पर उपस्थित किसी बिंदु से होते हुए जाना चाहिए वो समतल, उस समतल का हमको फाइंड करना है समीकरण, ठीक है। सबसे पहले इसको मिटाते हैं और फिर बताते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें समतल की, तो ये दिया गया वेक्टर है, ठीक है, इस दिए गए वेक्टर के लंबवत एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे समतल खींचे जा सकते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर से इस वेक्टर, देखो ये जो समतल है इसके लंबवत है कि नहीं, ये बिल्कुल लंबवत है और इसी वेक्टर के एक पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो ये पहला समतल हो गया। आप समतल को एक यहां भी खींच सकते हैं, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट में भी एक समतल हो सकता है, इस वाले पॉइंट में भी हो सकता है, इस वाले पॉइंट में भी हो सकता है, मतलब इस वेक्टर के हर एक पॉइंट पर एक समतल बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर हमको सभी समतल का समीकरण नहीं फाइंड करना है, बल्कि एक पर्टिकुलर समतल का समीकरण फाइंड करना है। तो किस समतल का समीकरण फाइंड करना है, तो वेक्टर पर, इस वेक्टर पर जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट पर जो समतल बनेगा उसका समीकरण फाइंड करना रहेगा। जैसे मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर के ये पॉइंट दिया रहेगा, इस पॉइंट पर जो समतल बन रहा है उस समतल का समीकरण फाइंड करना रहेगा। वैसे तो एक्चुअली में इस वेक्टर पर बहुत सारे पॉइंट है, यहां 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 बहुत सारे पॉइंट है, हर पॉइंट पे एक समतल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल बन रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर कहेगा उस पॉइंट पर समतल का समीकरण हमको फाइंड करना रहेगा। तो आइए इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो पहले तो ये क्या हो गया, ये हो गया छठा अंश, ठीक है। मान लो यहां पर एक समतल है, ये एक क्या है, समतल है, ठीक है। अब मान लो तो वेक्टर हमारा है, वेक्टर ऐसे, वेक्टर चूंकि इधर से अंदर से जाएगा, अंदर से जा रहा है और इधर से निकल रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं, वेक्टर इधर से आ रहा है इधर से निकल रहा है। मान लो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, एन वेक्टर है,
बाकी ये जो समतल है ये समतल के इस वाले पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ऐसे अंदर से प्रवेश कर रहा है और बाहर से निकल रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस समतल का हमको समीकरण फाइंड करना है, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। तो मान लो ये जिस पार्टिकुलर पॉइंट से होते हुए वेक्टर जा रहा है, यानी वेक्टर के जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर, वेक्टर के जिस पॉइंट पर, ये वेक्टर है, वेक्टर के जिस पॉइंट पर इस समतल का समीकरण निकालना है, मान लो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ये। ठीक है, और इस पॉइंट की एक स्थिति सदिश होगी। अगर इस पॉइंट की हमको स्थिति सदिश चाहिए तो क्या करना है, इसको मिला देना है मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से जैसे मिलाओगे तो यहां पर मिलेगा हमको OA वेक्टर, और OA वेक्टर क्या है, इसी बिंदु ये की स्थिति सदिश है। मान लो इसकी वैल्यू क्या है, A वेक्टर है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, A वेक्टर है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यार हम लोग जानते हैं कि जब भी हमको किसी का समीकरण फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक पॉइंट खुद से हम लोग मान लेते हैं। तो इस समतल पर एक पॉइंट हम लोग खुद से मानेंगे, तो मान लेते हैं एक पॉइंट, इस पर हम लोग मान लेते हैं P। ठीक है, वो पॉइंट क्या P होता है हम लोग जानते ही हैं। ये जो पॉइंट P है इसकी भी अपनी क्या होगी, स्थिति सदिश होगी। तो मान लेते हैं इसकी जो स्थिति सदिश होगी वो क्या होगी, OP वेक्टर। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अक्सर R वेक्टर होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से एक वेक्टर पैदा हो रहा है, इसको बोलते हैं AP वेक्टर। बिल्कुल इसके जस्ट पहले जो हम लोग पढ़ गए हैं बिल्कुल वैसे ही है। यहां पे एक वेक्टर पैदा हो रहा है AP वेक्टर, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो यार, ये जो समतल है, इस समतल पर ये वाला पॉइंट है, इसी समतल पर ये वाला पॉइंट है। तो ये जो वेक्टर है AP वेक्टर, AP वेक्टर, AP वेक्टर कहां पर होगा, उसी समतल पर होगा। समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल। और ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये वेक्टर इस समतल के लंबवत है। जैसे देखो, ये समतल है, इस समतल के लंबवत ये वेक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब क्या है कि इसी समतल पर कोई एक वेक्टर है, इसी समतल पर अगर कोई वेक्टर है, तो अगर ये समतल इस वेक्टर, ये जो पेन वाला वेक्टर है, इस वेक्टर क्या है, लंबवत है, तो इस समतल पर अगर कोई वेक्टर है तो वो इसके लंबवत नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल लंबवत होगा, बिल्कुल पहले की जैसा ये भी है। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हो कि जो AP वेक्टर है वो जो ये n वेक्टर है उसके क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं सदिश समीकरण। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AP वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर परस्पर लंबवत है तो उनका डॉट मल्टीपल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो डॉट मल्टीपल क्या हो गया, 0 के बराबर, और यहां से AP वेक्टर बराबर हो जाएगा OP वेक्टर और माइनस OA वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। OP वेक्टर की जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R वेक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R वेक्टर माइनस OA वेक्टर की जो स्थिति सदिश है वो क्या है, A वेक्टर, और यहां पर डॉट n वेक्टर बराबर क्या, 0। समझ पा रहे हो कि नहीं? जहां पे R क्या है, R जो वाला पॉइंट हम लोगों ने खुद से माना उस पॉइंट का स्थिति सदिश है। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर क्या है, A वेक्टर, उस वेक्टर का उस बिंदु की स्थिति सदिश है जिस बिंदु से वो सदिश जा रहा है। मतलब सदिश पर वो बिंदु है जिस बिंदु से वो समतल जा रहा है, उसी बिंदु का ये स्थिति सदिश है। बाकी n वेक्टर क्या है, तो उस समतल के जो लंबवत सदिश दिया हुआ है, उस समतल के जो लंबवत वेक्टर है, उसी वेक्टर का ये क्या है, वेक्टर की वैल्यू है। और इसे ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किसी दिए गए वेक्टर के लंबवत किसी विशेष बिंदु से खींचे गए समतल का समीकरण। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी किसी दिए गए वेक्टर के लंबवत एक समतल है जो किसी एक विशेष बिंदु से होते हुए जा रहा है, क्योंकि इस वेक्टर के हर पॉइंट पर एक समतल होगा। तो सभी पॉइंट पर जो समतल खींचा जाएगा उसको हमको नहीं फाइंड करना, हमको किसी एक विशेष पॉइंट पर, एक इस वेक्टर पर कोई हमको एक पार्टिकुलर पॉइंट लेना है। मान लो यहां पर एक पॉइंट हम ले लिए, अब इस पॉइंट से जो वेक्टर जा रहा है उस वेक्टर का समीकरण हमको फाइंड करना है। ठीक है, वेक्टर नहीं सॉरी, उस जो समतल जा रहा है उस समतल का समीकरण हमको फाइंड करना है। तो
जो समतल था उस समतल का सदिश समीकरण आ गया इतना। अब हमको निकालना है कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि कार्तीय समीकरण को फाइंड करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, तो यहां पर जो ये वाला पॉइंट है, ये इसका निर्देशांक मान सकते हो x1, y1, z1। p का निर्देशांक क्या होगा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ax, y और z। तो यहां पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से निकाल सकते हो x i कैप, y j कैप और z k कैप। ठीक है, a वेक्टर की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं यहां से, a वेक्टर बराबर x1 i कैप, y1 j कैप और z1 की कैप। ठीक है, बाकी जो ये n वेक्टर है, n वेक्टर वो लंबवत वेक्टर है और उसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि माना n वेक्टर बराबर a x a i कैप, b j कैप और c k कैप है। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा करके इसमें पुटअप करते हैं। तो जैसे पुटअप करोगे तो ये वेक्टर r की वैल्यू क्या है, ये पूरा x i कैप, y j कैप और z k कैप, ये किसकी वैल्यू है? तो ये वैल्यू है वेक्टर r की, और माइनस a वेक्टर की वैल्यू क्या है? तो a वेक्टर की वैल्यू है ये पूरा, तो यहां पर रखोगे, यहां पर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 i कैप माइनस y1 j कैप और माइनस z1 k कैप। ठीक है, और यहां पे ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर यहां पर डॉट है तो यहां पर डॉट हो जाएगा। n वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये पूरा n वेक्टर की वैल्यू यहां पे रख दो, तो क्या है, a i कैप, b j कैप और c k कैप बराबर क्या, 0 है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें से ये वाला घटाएंगे, i कैप के साथ घटेगा, x में से x1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 और यहां पर i कैप, j कैप वाला इसमें से घटेगा तो यहां पर हो जाएगा y माइनस y1 और ये हो जाएगा j कैप, z k वाला k के साथ तो क्या हो जाएगा, z माइनस z1 k कैप। ठीक है, इतना हो गया, इसको से बंद करते हैं ब्रैकेट में, यहां पर डॉट है, डॉट कर दो, ये पूरा उतारो, a i कैप, b j कैप और c k कैप इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, डॉट मल्टीप्लाई करा है तो क्या होगा, संगत घटकों के गुणनफल का योगफल, यानी i कैप तो इसका गुणा इसके साथ, तो ये क्या है, x माइनस x1 और ये बीच में प्लस से प्लस कर दो, इसका गुणा इसके साथ। देखो i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 और b प्लस इसका इसके साथ, तो ये क्या है, z माइनस z1 c बराबर 0। और ये आ गया किसी दिए गए वेक्टर के लंबवत किसी विशेष बिंदु से होकर जाने वाली समतल का कार्तीय समीकरण, और ये क्या है, ये है सदिश समीकरण। ठीक है, तो जब भी सदिश समीकरण दिया होगा तो उसको हमको ऐसे ही बदल देना है कार्तीय समीकरण के रूप में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब यार सवाल लगाओगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, अगर वो वेक्टर दिया रहेगा लंबवत, वो एक जो बिंदु है उस बिंदु का अगर इससे सदिश दिया रहेगा तो, और बाकी आर वेक्टर की वैल्यू तो जानते हो ये होता है, इसी पर रख दोगे और रखने के बाद
सिंपल सी बात है, जब तीनों की वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पे रख के हल कर दोगे। ठीक है, अब कैसे करोगे आगे जब हम लोग सवाल लगाएंगे, सवाल में आएगा तो वहां पे हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर कार्तीय समीकरण पूछ रहा है, अगर मान लो ये दिया है वो कह रहा है कार्तीय समीकरण फाइंड करो, तो ऐसे ही सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, वो कह रहा है कार्तीय समीकरण निकालो, पॉइंट में क्या दिया रहेगा, x1 y1 z1 की वैल्यू, यानी वो जो पॉइंट है उसका निर्देशांक दिया रहेगा। तो x1 y1 z1 के स्थान पे उसकी वैल्यू पटक दोगे। और ए बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी दिक् अनुपात है। किसके दिक् अनुपात है, तो ये जो वेक्टर है उस वेक्टर, यानी ये जो n कैप है, n कैप का दिक् अनुपात है। तो n कैप की वैल्यू दिया रहेगा, यहां से यहां पर, यहां पर, यहां पर जो होगा वही ए बी सी होगा, यहीं पर रखेंगे, रखने के बाद बराबर 0 कर देंगे और ये हो जाएगा क्या, कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो आई होप कि हमने पढ़ा अभी तक कि जो रेखा है, जो समतल है, समतल के दो समीकरण, दो टाइप के समतल का समीकरण पढ़े। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टाइप के समतल के समीकरण को। ये थर्ड टाइप का समतल का समीकरण क्या है, तो थर्ड टाइप का समतल का समीकरण ये है कि अगर किसी समतल पे 3 बिंदु दिए हैं, यानी 3 आसनरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण फाइंड करना है। इट मींस कहने का ये है कि हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए और तीनों पॉइंट से क्या होना चाहिए, वो जो समतल है वो जाना चाहिए। लेकिन तीनों पॉइंट संरेख नहीं होने चाहिए, बल्कि वो क्या होने चाहिए, असंरेख होने चाहिए। असंरेख का मतलब क्या होता है कि एक सीधी रेखा में ना हो। तो यहां पर सिंपली अगर हम बोले थर्ड टाइप के समतल के समीकरण में, तो कह सकते हो कि तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण फाइंड करना है, जबकि तीनों बिंदु क्या हो, असंरेख हो, यानी 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण को फाइंड करना है। तो फर्स्टली इसको पहले मिटाते हैं और फिर हम लोग अच्छी तरीके से उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं जो थर्ड टाइप का समतल का समीकरण है उसको। ठीक है, तो यार थर्ड टाइप के समतल के समीकरण में क्या है, 3 असंरेख बिंदु है। तो देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये क्या है, छठांश है, ये x अक्ष है, ये है y अक्ष है, ये z अक्ष है। एक समतल है और समतल पे 3 आसनरेख बिंदु दिए हैं, क्योंकि तीनों आसनरेख बिंदु इसी समतल पर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि समतल के बाहर हो। ठीक है, तो ये जो समतल है वो 3 बिंदु से होकर जा रहा है। मान लो ये बिंदु ये है, ये बिंदु B है, ये बिंदु क्या है, B है, और एक बिंदु और है, इसका नाम यहां पर क्या है, C कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 बिंदु है। क्या तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में, तो बिल्कुल ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है। तो हमको क्या करना है, इन तीनों बिंदु से जो समतल जा रहा है उस समतल का समीकरण फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कार्तीय समीकरण, और फिर हम लोग पहले हम लोग फाइंड करेंगे सदिश समीकरण, और फिर फाइंड करेंगे हम लोग कार्तीय समीकरण को। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट ये की कुछ ना कुछ स्थिति सदिश होगी, और मान लेते हैं इसका जो स्थिति सदिश होगा वो हो जाएगा ये वेक्टर। जो बी वाला पॉइंट है इसका मान लेते हैं स्थिति सदिश हो जाएगा वी वेक्टर। ये वाला जो पॉइंट है इसका जो स्थिति सदिश है वो मान लेते हैं सी वेक्टर। समझ पा रहे हो कि हमारे पास 3 बिंदु ए बी सी है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर, बी वेक्टर और क्या है, सी वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी का भी समीकरण को फाइंड करना है तो उस पर खुद से हम लोग एक बिंदु मान लेंगे। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक बिंदु मान लेंगे, और मान लेते हैं कि वो जो बिंदु है उस बिंदु का नाम क्या है, P। उस बिंदु का नाम दे देते हैं P। तो इस बिंदु P का भी एक स्थिति सदिश होगा, इसकी वैल्यू मान लो ये R वेक्टर है। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देखो यार, क्या करो कि सभी को एक के साथ कनेक्ट कर दो, या तो सभी को B के साथ कनेक्ट कर दो, या तो सभी को C के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब देखो मैं A के साथ सभी को कनेक्ट कर रहा हूं, तो A के साथ जब कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा AB वेक्टर, ये बन जाएगा AC वेक्टर, ध्यान से देखना, और ये बन जाएगा AP वेक्टर। समझ पा रहे हो कि नहीं? हमारे पास 3 वेक्टर बन रहे हैं, एक AB वेक्टर, एक AC वेक्टर, और एक क्या बन रहा है, एक बन रहा है AP वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो तीनों वेक्टर है वो इन्हीं समतल पर है।
तीनों वेक्टर कहाँ है, तीनों वेक्टर उसी समतल पर है। तो अगर हम इस ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए बी वेक्टर और गुणे क्या कर दें, ए सी वेक्टर, समझ पा रहे हो कि नहीं, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का अगर हम डॉट मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग जानते हैं, सॉरी डॉट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टरों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर मिलता है। अगर किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो उन दोनों वेक्टरों के क्या होगा, लंबवत होगा। यानी अगर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करने पर जो हमको वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर का डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर क्या होगा, लंबवत होगा। अब ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, तो जो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो मिला ए बी और ए सी का, उसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के लंबवत यानी ऊपर की तरफ होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर ऐसा है तो ध्यान दो, अगर ये वाला वेक्टर जो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिला है, अगर वो इनके लंबवत है तो ये वाला इनके भी लंबवत होगा। इनके माने क्या, एपी के भी लंबवत होगा। तो अगर लंबवत होगा तो डॉट मल्टीप्लाई क्या होगा, डॉट मल्टीपल 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एपी वेक्टर डॉट ये वाला वेक्टर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है, और डॉट मल्टीपल क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद एपी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको ऐसे बंद कर दो, फिर डॉट, देखो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, तो आएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको ऐसे बंद कर दो, यहां पर क्रॉस है, क्रॉस कर दो। ए सी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओ सी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। इसको सिंपली ऐसे हम बंद कर सकते हैं और डॉट मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ओपी वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो है आर वेक्टर। यहां पर हो जाएगा वेक्टर आर माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो है ए वेक्टर और डॉट ओ बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगा बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगा ए वेक्टर, और क्रॉस ओ सी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगा सी वेक्टर, और माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगा ए वेक्टर। ठीक है, और बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 0। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। देखो यार यहां पर सारी खेला क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और आर वेक्टर का। ये ए बी सी जो तीनों वेक्टर दिख रहा है वो वेक्टर इसी समतल पर ऑलरेडी 3 बिंदु थे। तो अगर 3 बिंदु दिया रहेगा तो वहां से हम लोग ए बी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकी वेक्टर जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 100x बिंदु होगी, इसको खुद से माना गया है। ठीक है, तो अगर खुद से माना गया है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो यहां से हम लोग आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी सवाल में कहेगा 3 असंरेख बिंदु की स्थित सदिश इतना 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 है, तो समझ जाना है कि ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है। सिंपली क्या करना, और आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है हमको मालूम है। ठीक है, सारी वैल्यू ये पटक देना है और पटक के बाद इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व करने में कुछ नहीं करना है यार, बस खाली वैल्यू यहां पर रख देना है, और रखने के बाद जो भी मिलेगा उसको बोलते हैं 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण। यह है समतल का सदिश समीकरण। अब हमको निकालना है समतल का कार्तीय समीकरण। तो समतल का कार्तीय समीकरण कैसे निकालते हैं, कार्तीय समीकरण निकालने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर जो सारे बिंदु दिए हैं सभी के निर्देशांक मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ए बिंदु का निर्देशांक पहला वाला बिंदु है, तो मान लो ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 y1 z1। जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक क्या है, x2 y2 और z2। जो बिंदु सी है इसके निर्देशांक मान लो x3 y3 और z3 है। ठीक है, अब क्या करना है,
सारी वैल्यू जो दी है ये पे पटक देना है, पुटअप कर दो। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो आर वेक्टर की वैल्यू, अब आर का निर्देशांक क्या है, तो वो तो मान सकते हो आर नहीं, तो वेक्टर पी है, बिंदु पी है, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स वाई जेड हमेशा होता है। ठीक है, अब आर वेक्टर माने क्या, पी की स्थिति सदिश, तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है तो निकाल सकते हो स्थिति सदिश एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप माइनस, तो माइनस कर दो। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे रहने दो, माइनस माइनस कर दो। ए वेक्टर की जो वैल्यू दिया उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निर्देशांक दिया हुआ है तो यहां से हम ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए वेक्टर माने क्या, बिंदु ए की स्थिति सदिश, तो अगर बिंदु दिया है तो यहां से स्थिति सदिश को हम फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगा, x1 आई कैप, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, y1 जे कैप और z1 के कैप। ठीक है, इसको से ब्रैकेट में बंद कर दो और माइनस वेक्टर v की वैल्यू क्या है, एक काम करो, वेक्टर v वेक्टर a यहां पर रख देना और रखने में घटा लेना, मैं डायरेक्ट घटा देता हूं, तो घटाने के बाद यहां पर आएगा v की वैल्यू क्या है, ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप और प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, इसको ऐसे आप मध्य ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ पे क्रॉस कर दो, फिर इसमें से ये घटा दो, तो इसमें से ये घटाओगे तो इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, सी में से ये घट रहा है ना, सी में से ए घटाना है, तो सी में से जब ये घटाओगे तो x3 माइनस क्या, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आई कैप, वैसे y3 माइनस y1 जे कैप और प्लस z3 माइनस z1 के कैप। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं आगे। थोड़ा हार्ड है पर आसान है, कुछ है नहीं इसमें। देखो सिंपल सी बात यार, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है और दो वेक्टर है, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई क्रॉस हो रहा है। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पहले इसमें से इसको घटा लो, तो घटाओगे तो आई कैप के साथ घटेगा, तो x में से x1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 क्या, के कैप। ठीक है, इसको थोड़ा इसे बंद कर लेते हैं और यहां पर डॉट है। देखो यार, इसका इसमें क्रॉस गुणा हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई को लिख सकते हैं साड़ी के रूप में। ठीक है, ये आई कैप जे कैप के कैप, तो यहां पर हो जाएगा आई कैप जे कैप और क्या, के कैप। समझ पा रहे हो, आई कैप जे कैप और के कैप। आई की वैल्यू क्या है, ये आई की वैल्यू है x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, जे कैप की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1, y2 है क्या, हाँ, y3 माइनस y1, के कैप की वैल्यू क्या है z2 माइनस z1 और यहां पे जो बनेगा वो बनेगा z3 माइनस z1। ठीक है, इसको ऐसे हम बंद कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो यार, कुछ है नहीं इसमें ना। देखो जब भी कभी ऐसी चीज आते हैं ना, अभी क्या है ना, अच्छा पहले कर लो फिर बताते हैं भी क्या है ना, क्या है बता देता हूं। ये क्या है, x माइनस x1 आई कैप और ये क्या है y माइनस y1
जे कैप और ये है जेड माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, यहां पर क्या है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर यहां से मिलेगा, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या कैसे करोगे डॉट मल्टीप्लाई? सबसे पहले थोड़ा सा हम ब्रैकेट बना देते हैं बड़ा सा, उसमें करते हैं। पहले आई कैप को लिखते हैं, यहाँ पे विस्तार किया जाता है ना, तो विस्तार कैसे करोगे? आई कैप पकड़ लियो, इसको काटो, बाकी ये जो इसको उतार दो। तो ये क्या है, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1 और z3 इंटू माइनस z1। ठीक है, इसके बाद पर जब ये करते हो तो यहाँ पर माइनस लगा देते हो, माइनस जे कैप। यार अगर आपने साड़ी पढ़ा है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कैसे विस्तार करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जे कैप है तो ये कटेगा, यहाँ पर इसको उतार दो। तो ये क्या है, x2 माइनस x1 और ये क्या है, x3 माइनस x1। ठीक है, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। ठीक है, प्लस इसी प्रकार के कैप वाला कर लेना। ठीक है, इसके बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो देख लो खाली। देखो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा था, अब मान लो ये वेक्टर मिल गया, ये भी एक वेक्टर मिल गया। अभी इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो वेक्टर मिल जाएगा। और जब भी दो वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, संगत घटकों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। तो इसका संगत घटक ये वाला पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये है x माइनस x1, इसका संगत घटक ये पूरा y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका संगत घटक ये हो जाएगा। तो यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इसका माने क्या, y माइनस y1, इसका संगत घटक क्या है, ये वाला x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। ठीक है, प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पहले ये z माइनस z1 और यहां पर तो वाला पार्ट लिखे ही नहीं है, पर वाला पार्ट क्या होगा, यही वाला होगा, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। देखो यार मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा था ना कि अगर ध्यान से देखना, अगर यहां पर इसको इतना लिख सकते हो, ठीक है, तो क्या इसको इतना नहीं लिख सकते हो? तो बिल्कुल यार, अगर इसको मैंने इतना लिखा तो इसको भी हम इतना लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन जेड की अगर यहां पे हाथी घोड़ा गधा होता तो यहां आई के कैप के स्थान पे हाथी होता, इसके स्थान में गधा, इसके स्थान में घोड़ा होता। वैसे ही अभी क्या हो गया कि अभी यही पूरा सेम स्ट्रक्चर यहां पर है, लेकिन यहां पर आई कैप के स्थान पे ये हो गया है, जे कैप के स्थान पे ये वाला हो गया है और के कैप के स्थान पे ये वाला हो गया है। ठीक है, तो अगर इसको इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है, तो यहां पर आई कैप जे कैप के कैप खाली बदला है तो फिर इसको हम उस रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखोगे, तो सिंपली जो यहां पे था इसको ये ऊपर था, वैसे ही ये वाला ऊपर रहेगा, यानी x माइनस x1, ये क्या है y माइनस y1 और ये वाला क्या है z माइनस z1। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके नीचे क्या रहेगा, तो यही दोनों रहेगा और क्या, अरे इसके नीचे यही पूरा, ये तो यही खाली यही बार बदला है, बाकी ये पूरा तो यही रहेगा। तो ये क्या है x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसकी वैल्यू क्या है y3 माइनस y1, z2 माइनस z1 और इसकी वैल्यू क्या है z3 माइनस z1, z3 माइनस z1 सारणिक में। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, हाँ इनका डॉट मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 के बराबर आएगा।
तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पूरी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो जब कोई समतल 3 आसंरेख बिंदु से होकर जाए तो उसका सही समीकरण क्या होता है, हम लोग पीछे पढ़े क्या है, लेकिन उसका कार्तीय समीकरण क्या होता है, तो कार्तीय समीकरण ये होता है। देखो यार, यहां पर x1 y1 z1, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 सारे वैल्यू अगर 3 बिंदु दिए तो यहां पे पुट कर सकते हो। पुटअप करने के बाद इसको एक्सपेंस कर दो, विस्तार कर दो, और विस्तार करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा समतल का समीकरण, जब वो 3 आसंरेख बिंदु से होकर जाए तब। ठीक है, इसके बाद समतल का अगर हम बात करें समतल के समीकरण की, तो समतल के समीकरण का सिर्फ एक रूप और बचा हुआ है। ठीक है, तो यार अभी समतल का जो समीकरण है उसका एक रूप और बचा हुआ है कि अगर कोई दो समतल एक दूसरे को प्रच्छेद करे तो उस बिंदु से, जैसे मान लो एक समतल दोनों यहां पे काट रहे हैं, तो जहां पे काट रहे हैं उस बिंदु से अगर एक समतल खींच दिया जाए तो उस समतल का समीकरण क्या होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि दो समतलों के बीच कोण कैसे निकालते हैं, एक समतल एक रेखा के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अगर कोई मूल बिंदु, अगर कोई समतल दिया हुआ है तो किसी भी बिंदु से उसकी दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हमको ये सारी चीजें अच्छी से पढ़नी है। ठीक है, और हमको ये पता करना है अगर कोई दो रेखाएं दी हुई है तो दोनों रेखाएं एक ही तल में होंगी, इसको हमको पता करना रहेगा। तो सारी चीजें कैसे पता करेंगे, इन सभी की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यार। ठीक है, तो बताओ ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो को लगातार लेके आता रहता हूं। और हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद IIT JEE मेंस NDA पॉलिटेक्निक सभी की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो चलो यार अगला जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, वो आपको होम पेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।